कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जघन्य रेप और मर्डर हो जाता है, जिसके खिलाफ एक बार फिर से लोगों का आक्रोश दिख रहा है। कोलकाता केस कुछ उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा लगता है। इन दोनों केसेस में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज जरूर लगती हैं, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जब बड़े लोग किसी क्राइम से जुड़ते हैं या फिर बड़े लोगों से जुड़े हुए लोग किसी क्राइम से जुड़ते हैं, तो क्राइम की गुत्थी सुलझती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा उलझने लगती है, या फिर यूं कह लें कि उलझाई जाती है। क्या कोलकाता केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? कोलकाता केस के बाद अंकिता भंडारी की बात आखिर क्यों होनी चाहिए, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। कोलकाता में जहां ये रेप और मर्डर हुआ, उस लोकेशन पर रेनोवेशन के नाम पर अगल बगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। क्राइम सीन को हॉस्पिटल ने पुलिस के आने तक सील नहीं किया। याद कीजिए, अंकिता भंडारी के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ भी वनंतरा रिजॉर्ट को सील नहीं किया गया था, रिजॉर्ट पर जेसीबी चला दिया गया था। अगर कोलकाता में ऐसा करके सबूत मिटाए जा रहे थे, तो फिर उत्तराखंड में क्या हुआ था? कोलकाता केस तो सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन अंकिता भंडारी का केस क्यों आज तक सीबीआई को नहीं सौंपा गया? कोलकाता में एक आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन शक है कि इसमें और भी बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं अंकिता भंडारी के केस में भी एक वीआईपी था, जो कि आज तक राज बना हुआ है। रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध को करने से पहले कोई 10 बार सोचे, उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि उसकी रूह कांप जाए, और ये सजा जल्दी से जल्दी भी मिले। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी लाल किले पर इस बारे में जरूर बोला, लेकिन रेप और मर्डर में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह, राम रहीम और आसाराम को आजकल जेल से पैरोल मिली है। राम रहीम तो कितनी बार ही जेल से बाहर पैरोल पर आता जाता रहता है। फिर हम कानून की बात करते हैं और सख्त सजा की बात करते हैं। इस वीडियो में पार्ट वाइज हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे कोलकाता केस में क्या क्या कैसे कैसे कब कब हुआ, फिर अंकिता भंडारी की बात होगी, और फिर आसाराम, गुरमीत सिंह, राम रहीम पर भी बात करेंगे, जो कि दोषी हैं, जेल में हैं, लेकिन जेल उनके लिए सिर्फ पार्ट टाइम जेल बनी हुई है। जब मर्जी आती है तब बाहर आ जाते हैं। रेप होना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। अक्सर खबरें आती रहती हैं, उन पर चर्चाएं चलती रहती हैं, फिर कुछ दिन के बाद सब अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देकर के भूल जाते हैं। ऐसे मामलों पर कुछ बेवकूफ लोग ये भी कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने होंगे, रात को घूम रही होगी, लड़कों के साथ शराब पी रही होगी, कैरेक्टर ही ऐसा होगा। लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस डॉक्टर ने न तो छोटे कपड़े पहने थे, न वो रात को कहीं बाहर सड़कों पर घूम रही थी, न ही वो पार्टी कर रही थी, बल्कि वो तो 36 घंटे की नॉनस्टॉप ड्यूटी के बाद आराम करना चाहती थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हर दिन लगभग 3500 यानी कि 3500 से ज्यादा मरीजों को देखा जाता है। वहां का स्टाफ लगातार काम में जुटा रहता है, इसीलिए 36 घंटे की शिफ्ट कई बार करनी पड़ती है। लेकिन आराम करने के लिए कोई रेस्ट रूम यहाँ पर नहीं है। एक सेमिनार हॉल है, जहां जाकर के डॉक्टर या फिर अन्य स्टाफ कुछ समय के लिए आराम करते हैं। ये जूनियर डॉक्टर भी रात के करीब 3 बजे उस हॉल में गई। तब वो जिंदा थी, लेकिन सुबह जब हॉल में देखा गया तो डॉक्टर मर चुकी थी। ये एक जघन्य रेप और हत्या का मामला है। 31 साल के जूनियर डॉक्टर के शरीर पर आधे कपड़े ही नहीं थे, उसका चश्मा टूटा हुआ था, शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, आंख, मुंह के साथ साथ प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। अब इस कॉलेज के प्रिंसिपल पर सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिसने डॉक्टर के घर पर फोन करवाया और बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर दी। यहाँ तक कि इस प्रिंसिपल ने यह तक कह दिया था कि इट वॉज इरिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट, यानी कि गलती डॉक्टर की ही बता दी गई थी। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो 3 घंटे तक उसे बिठाए रखा। वो चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। शक और सवाल तो यहीं से ही शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल ने क्राइम लोकेशन को सील तक नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार की। डॉक्टर की लाश के पास पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला। सीसीटीवी के आधार पर जब पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया तो ये डिवाइस इनमें से एक के फोन से कनेक्ट हो गया। इस आदमी का नाम है संजय रॉय। ये वहां की पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है, मतलब कि पुलिस की मदद करने के लिए जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, ठीक वैसा ही। इस वजह से कहा गया कि इसकी पुलिस में पहुंच भी बहुत है, क्योंकि वो पुलिस का सिविक वॉलंटियर था, इसीलिए हॉस्पिटल में भी कभी भी आता जाता ही रहता था। उस रात को भी करीब 4 बजे यही आदमी सेमिनार हॉल में गया। इसके अलावा इसका रिकॉर्ड भी काफी खराब था। ये हॉस्पिटल में बेड दिलवाने के नाम पर और भर्ती करवाने के नाम पर दलाली करने का काम भी करता था। इसके आसपास के लोगों ने यह भी बताया है कि 1 नंबर का शराबी है और पॉर्न एडिक्टेड है। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। पहली 3 बीवियां इसकी गाली गलौज मारपीट की वजह से छोड़कर चली गई और चौथी बीवी कैंसर से मर गई। हमारी व्यवस्था के लिए डूब मरने का मकाम तो ये है कि जब इसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उसके बाद ये जाकर के आराम से पुलिस बैरक में सो गया। मतलब सीरियसली, जरा सा भी खौफ नहीं। याद कीजिए कि अंकिता के केस में क्या हुआ था। यहाँ पर भी पुलकित आर्य अंकिता को बैराज में फेंक करके खुद ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। मतलब उसे भी कोई खौफ नहीं था। इसके बाद डॉक्टरों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। हालांकि पुलिस को लगा कि हमने तो आरोपी को पकड़ लिया और केस खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर की बॉडी पर जितनी चोटें हैं, उनको देख करके लगता नहीं है कि यह काम किसी एक आदमी ने किया हो, वो भी शराब के नशे में धुत एक आदमी ने।
एक 31 साल की डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश भी जरूर की होगी, इसीलिए सामने वाले पर भी कुछ चोटें आनी चाहिए थी। इस आदमी पर एक भी खरोच नहीं है। रात के समय इतने सन्नाटे में चीखने या चिल्लाने की आवाज तो सुनाई देती, वो भी नहीं सुनाई दी। फिर शक शुरू होता है कि क्या कोई और भी इस केस में शामिल है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा गया कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है। फिर कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के बीच में आकर के तोड़फोड़ हॉस्पिटल में कर देते हैं। यहाँ का प्रिंसिपल रिजाइन कर देता है और अगले ही दिन उसे नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। इससे गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। यहाँ के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली कहते हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था, हर काम के लिए पैसे खाता था। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इतिहास भी बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है। करप्टेड आदमी है वो। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। यहाँ कई तरह के काम होते थे जिनके बारे में शायद उस डॉक्टर को पता रहा होगा। यहाँ पर पहले भी कई डॉक्टरों की मौत हो चुकी है जिन्हें सुसाइड करार दे दिया गया था। जो बातें मैं इस केस के बारे में आपको बता रहा हूँ वो बातें आप अंकिता भंडारी के केस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पकड़ा गया आरोपी संजय रॉय तो बस सिर्फ एक चेहरा है। इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसके खिलाफ देश भर के डॉक्टरों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक प्रदेश जिसमें एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वहां पर ऐसा केस होना बहुत गंभीर मामला है। ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर भी इस मामले में कई ज्यादा सवाल उठते हैं। ममता बनर्जी ने पुलिस को कहा था कि 18 तारीख तक पुलिस को कुछ ना कुछ रिजल्ट देना होगा, नहीं तो केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को दे दिया और दूसरी तरफ सरकार को फटकार भी लगा दी। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं अंकिता भंडारी केस के ऊपर। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये तीनों अंकिता केस में आरोपी हैं। इनको भी जेल में डाला गया है। लेकिन अंकिता के मामले में भी उसके माँ बाप ने कई बार ये कहा कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, उन्हें जांच करनी दी जाए। लेकिन उनकी बात आज तक नहीं मानी गई। कई बार ये बातें सामने आई हैं कि अंकिता के केस में मजबूती के साथ पैरवी नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि वकील को बदलने की भी नौबत आ गई। अंकिता भंडारी के माँ बाप गांव के भोले भाले लोग हैं। वो आज भी इस उम्मीद में है कि उनकी बेटी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अंकिता जब गायब हुई थी तो पुलकित आर्या उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने खुद पहुंच गया था। यहाँ भी ठीक वैसा ही कॉन्फिडेंस देखने को मिला जैसा कोलकाता केस में हमने देखा। ये इसलिए क्योंकि अपराध करने से पहले खौफ ही नहीं है। खौफ इसलिए नहीं है कि रेप और मर्डर के केसों में सजा मिलते मिलते जमाना गुजर जाता है। ठोस सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसकी मिसाल आसाराम और गुरमीत सिंह राम रहीम है, जिनके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट की तस्वीरों को जरा फिर से ताजा कीजिए। वहां पर स्थानीय विधायक के कहने पर रातों रात बुलडोजर चलवा दिया गया। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त रिपोर्टिंग करने मैं भी वहां पर पहुंचा था। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि अंकिता का सामान, उसका रात का खाना, ये सब कुछ वहां पर कमरे में फैला हुआ था और कमरे की दीवार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। जो मर्जी चाहे वो अंदर घुस जा रहा था। इस रिजॉर्ट के पीछे वाली फैक्ट्री, जो कि इस रिजॉर्ट का एक हिस्सा थी, वहां पर भी जब आग लगाई गई तब भी मैं वहां पर मौजूद था। क्या वहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं की गई? कोई सुरक्षा वहां पर नहीं थी। मलबे के बीच सिर्फ सामान बिखरा हुआ था। अंकिता और उसके दोस्त की व्हाट्सएप चैट भी सभी ने देखी, जिसमें वो बता रही थी कि उस पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। वो वीआईपी भी आज तक राज ही बना हुआ है। इस केस के मुख्य गवाह रिजॉर्ट में काम करने वाले विवेक आर्य ने कोर्ट में ये तक गवाही दी है कि वनंतरा रिजॉर्ट के कमरा नंबर 106 में सौरभ भास्कर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। पुलकित आर्य भी अंकिता का शारीरिक शोषण करता था। अंकिता का केस अदालत में इस कदर कमजोर होने लगा कि उसकी मां को डीएम ऑफिस में जाकर फूट फूट कर रोना पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी और मांग करने लगी कि वकील को बदला जाए। पूरे प्रदेश में इसको लेकर के आवाज उठी। उसके बाद अंकिता भंडारी केस में सरकारी वकील को भी बदला गया। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई ये तो पता नहीं और न ही वीआईपी के नाम का पता है। हाँ, ये जरूर है कि पुलकित आर्य, जो कि आरोपी है, उसकी जेल को 3 बार बदल दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही चमोली जेल से उसे अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वहां पर उसने जेलर के साथ ही हाथापाई कर दी थी। वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अभी भी पुलकित आर्य इतने एटीट्यूड में है कि वो जेलर के साथ जेल में ही हाथापाई करने लगा है। इस तरह का अपराध करने वालों को कितनी बार सख्त सजाएं मिली हैं, ये कह पाना काफी मुश्किल है। 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा अपराध करने वालों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए राज्यों को भी विचार करना चाहिए। लेकिन जरा आसाराम बापू और गुरमीत सिंह राम रहीम को ही देख लीजिए। राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे। ये आदमी बड़ा ऑलराउंडर है। ये गाने भी गाता है, ये फिल्में भी बनाता है, ये एक्टिंग भी करता है, ये फिल्म के सारे काम खुद ही कर लेता है, ये हर तरह के खेल भी खेलता है। इसने विराट कोहली को भी टेक्निक सिखाई है। ये सब इसके अनुसार है। लेकिन ये जाना जाता है इसलिए क्योंकि इसने अपने सिरसा आश्रम में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार किया। इस मामले में इसे दोषी करार दिया गया और इसे 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन गुरमीत सिंह राम रहीम सजा काट रहा है या मौज काट रहा है, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि 7 साल में ये आदमी 255 दिन जेल से बाहर रह चुका है।
जबकि ये 20 साल की सजा काट रहा है। अभी हाल ही में इसे फिर से फरलो पर जेल से छोड़ा गया है और ये बाहर घूम रहा है। ये इसकी लिस्ट है कि ये कितने दिन कब पैरोल पर जेल से बाहर आता गया और बाहर घूमता गया। आसाराम बापू को साल 2013 में इंदौर में एक किशोरी के साथ रेप और यौन शोषण के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। 2018 में पॉक्सो कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। आसाराम की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए काफी हेल्थ इश्यूज भी हैं और उसने भी कई बार जमानत याचिका लगाई, लेकिन जमानत आज तक नहीं मिली। अब जाकर के आसाराम को भी इलाज करवाने के लिए जमानत दी गई है, पैरोल दी गई है और पैरोल पर उसे छोड़ा गया है। उसके बाहर आने के बाद जो पीड़िता थी उसके परिवार ने खुद को जान का खतरा भी बताया है। अब इस तरह से होगा तो फिर अपराधियों के मन में कहां से खौफ होगा और कैसे उनकी रूह कांपेगी। महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो रहे हैं, इस पर कुछ बड़ा करने और गंभीर करने की जरूरत जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वीआईपी कल्चर है और हमारे देश में मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल पाती। अंकिता केस में और कोलकाता केस में क्या मिल पाएगी, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।